Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is dermatology. तो डर्माटोलॉजी दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ M2 है। बाकी चैप्टर्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। स्टार्ट करते हैं स्केबीज वाला टॉपिक। स्केबीज के अंदर आपको इची रेड पैप्यूलर लीजन देखने को मिलती है। पेन पैप्यूलर इरप्शन देखने को मिलती है। पैप्यूल होता क्या है? पैप्यूल इज अ सॉलिड एलिवेटेड लीजन को बोलते हैं। तो इसमें आपको इची पैप्यूल्स मिलते हैं और ये पैप्यूल आपको एक्जिला में, एल्बो के फ्लेक्शन में, रिस्ट में, हैंड्स में और जेनिटल एरियाज में देखने को मिलते हैं। दिस एरियाज आर कॉल्ड सर्कल ऑफ हैब्रा, एक्जिला, एल्बो, रिस्ट में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो इची पैप्यूल्स होते हैं रात के वक्त बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपको जब आप ट्रेसिंग करोगे तो आपको हैंड्स में, रिस्ट में, एक्जिला में आपको बुर्रोस मिलेंगे। बुर्रोस ये वो खड्डे होते हैं जहाँ पे माइट्स रहती है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लो, पैपिलोवेसिकुलर इलेयन है जो कि फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करेगा, रिस्ट के इंटरडिजिटल वेब में देखने को मिलती है। तो ये स्केबीज के पॉइंट होते हैं। तो स्केबीज में क्या है? इची इलेयन होती है, सर्कल ऑफ हैब्रा में देखने को मिलती है, रात के वक्त वर्स हो जाती है और आपको बुर्रोस देखने को मिलती है। स्केबीज ये होता है इच माइट की वजह से होता है, सार्कोप्टिस स्केबी की वजह से होता है। सार्कोप्टिस स्केबी एजेंट भी है और वेक्टर का भी काम करता होता है। तो इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है या वेक्टर क्या है? सार्कोप्टिस स्केबी है। इसका वेरिएंट होमिनस बताया हुआ है। अब इसका ट्रीटमेंट को आपने दो में डिवाइड करना है, टॉपिकल और सिस्टमिक या ओरल थेरेपी है। टॉपिकल के अंदर आपने परमेथ्रिन क्रीम इस्तेमाल करनी होती है, 5% परमेथ्रिन या मेलाथियोन इस्तेमाल करनी होती है। इचिंग है तो अपनी एंटीहिस्टामिन आपने इस्तेमाल करनी है और अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है तो आपने स्टीरॉइड आपने इस्तेमाल करने होते हैं। और ओरल थेरेपी के अंदर आप सिंगल ओरल डोज लोगे आइवरमेक्टिन की, स्पेसिफिकली फॉर क्रस्टेड और नॉर्वेजियन स्केबीज के अंदर। ठीक हो गया। तो परमेथ्रिन और मैलाथियोन है और आइवरमेक्टिन दोगे फॉर क्रस्टेड या नॉर्वेजियन स्केबीज के लिए। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा स्केबीज वाला टॉपिक है। और इसके जो स्केबीज के डिफरेंशियल्स होते हैं, दूसरी आपको इची कंडीशन कंसीडर रखनी है। लाइक इची लेजन आपको सिर्फ स्केबीज में देखने को नहीं मिलती, इसके अलावा एक्जिमा में देखने को मिलती है, टीनिया कॉर्पोरिस में देखने को मिलती है, ओर्टिकेरिया में देखने को मिल सकती है, यहाँ तक कि सिफिलिस में भी आपको देखने को मिल सकती होती है। एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ स्केबीज? तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री, फिर आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको बुर्रोस मिल सकते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपने क्या करना है, आपने स्केबीज के जो बुर्रे है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और आपने स्केबीज की माइट को और इसके अंडों को KOH की प्रिपरेशन के अंदर देखना होता है। ठीक हो गया। तो विजुअलाइजेशन अंडर KOH है और स्किन की बायोप्सी है। बाकी क्लिनिकल का डायग्नोस बनता होता है और ट्रीटमेंट में क्या है? 5% परमेथ्रिन और आइवरमेक्टिन आ जाती है। क्लियर। इसके बाद है एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस प्यूबर्टी वाले में देखने को मिलती है, बल्कि पोस्ट प्यूबर्टी में देखने को मिलती है, 12 से लेकर 20 में साल में देखने को मिलती है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। इन्फ्लेमेटरी है, कोमिडोन्स वाली टाइप होती है एक्ने की। अब कोमिडोन्स वाली वो ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स देखने को मिलते हैं फेस पर। तो ब्लैक हेड्स आपको देखने को मिलते हैं, पोस्ट्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं और पोस्ट प्यूबर्टल देखने को मिलते हैं मेल्स में। तो ये एक्ने वल्गैरिस में होता है और एक्ने वल्गैरिस प्रोपियोनोबैक्टीरियम की वजह से होती है। अब जो एक्ने वल्गैरिस होता है फेस और ट्रंक के अलावा वो कहाँ-कहाँ पे हो सकती है? फेस पे हो सकती है, नेक पे हो सकती है, ट्रंक पे हो सकती है, लाइक चेस्ट पे है। इसके अलावा चेस्ट के पीछे यानी बैक पे आपको देखने को मिल सकती है, बटक्स या शोल्डर में देखने को मिल सकती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की एक्ने है, माइल्ड टू मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। लाइक माइल्ड टू मॉडरेट तब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन है या टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन है। और हार्मोनल थेरेपी के अंदर आप OCP इस्तेमाल करते हैं जिसमें एस्ट्रोजन होता है, फॉर एग्जांपल सिप्रोटिडोन एसीटेट है। और अगर मॉडरेट टू सीवियर एक्ने है तो इसमें आपने रेटिनॉइड्स लेने हैं, आइसोरेटिनॉइन, विटामिन ए लेना और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेना है सीवियर केस में। और एक बात याद रख लेना है कि जो आइसोरेटिनॉइन है ये टेराटोजेनिक होता है, यानी आइसोरेटिनॉइन देने से पहले आपने 2 मरतबा प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना है और आपने एलएफटीज की मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके बाद एटोपिक एक्जिमा। एटोपिक दैट मीन्स आपको फैमिली हिस्ट्री मिलेगी दूसरे एलर्जिक कंडीशन की, लाइक एस्थमा की, एलर्जिक रिनाइटिस की फैमिली हिस्ट्री मिलेगी और इसमें आपको एक्सरबेशन या डिमिनिशन ऑफ डिजीज मिलेगा। अब एक्जिमा कहते कैसे हैं? ड्राई इची स्किन को बोलते हैं। तो इसमें स्किन ड्राई होगी, इची होगी, स्किन की ड्राइनेस, रफनेस आपको देखने को मिलेगी। ऐसा होगा कि रिपीटेड रबिंग की वजह से स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होना, स्किन की थिकनिंग होना और स्किन लाइंस होना, एग्जैजुरेटेड होना, तो इसको बोलते हैं हम लाइकेनिफिकेशन। तो लाइकेनिफिकेशन में क्या होता है? स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन की थिकनिंग है और स्किन लाइंस का एग्जैजुरेट हो जाना। तो ये ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। एक्जिमा आ जाता है। और अगर हिस्ट्री है एलर्जिक कंडीशन की तो आपने एक टॉपिक एक्जिमा लिखना होता है। व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ प्राइमरी डिजीज, यानी ये जो एक्जिमा होता है उसके पैटर्न्स आपने बताने हैं। आप एक्जिमा को ऐसे भी पढ़ सकते हो कि आपने एक्जिमा को दो में डिवाइड करना है, एटॉपिक एक्जिमा और दूसरा होता है नॉन एटॉपिक एक्जिमा। यानी एक एटॉपिक एक्जिमा जो कि एलर्जी से एसोसिएटेड है और दूसरा नॉन एटॉपिक एक्जिमा आपको देखने को मिलता है। ठीक है। एक्जिमा में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक्जिमा क्या होता है? ड्राई इची स्किन को बोलते होते हैं। क्लियर। उसको हम डर्मेटाइटिस भी हम कह सकते होते हैं। इसके अंदर आपको स्पॉन्जियोसिस देखने को मिलती होते हैं। स्पॉन्जियोसिस का मतलब है इंटरसेलुलर एडिमा ऑफ एपिडर्मिस है। ठीक है। और मैं इसकी टाइप्स बता रहा था। तो बल्कि आप इसकी टाइप्स ऐसे बनाओगे एक्जिमा की, आपने इसको दो में डिवाइड करना है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस एक्जिमा। जो एंडोजीनस एक्जिमा होता है वो एटॉपिक एक्जिमा हो सकता है जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं।
ओके, सही हो गया, या सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। और एक्सोजेनस एक्जिमा के अंदर आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आ जाएगा, एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा आ जाएगा, फोटोसेंसिटिव एक्जिमा आ जाएगा और लाइकन सिम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये आपने एग्जांपल देख लेनी है। एक्सोजीनस और एंडोजीनस में डिवाइड करके करनी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपने एलर्जेंस को अवॉइड करना है। और मेन जो ट्रीटमेंट आपने पहले टॉपिकल थेरेपी है, फिर आपने लाइक फोटोथेरेपी ऐड करनी है, फिर आपने सिस्टेमिक थेरेपी ऐड करनी है। और जो टॉपिकल थेरेपी है इसमें इमोलिएंट्स इस्तेमाल करने हैं। इमोलिएंट्स क्या है, स्किन के मॉइस्चराइजर्स होते हैं। इसके अलावा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने हैं या टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने हैं। टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट्स के अंदर एग्जांपल होती है टैक्रोलिमस की, और इसके अलावा पिकारक्रोनिमस की भी एग्जांपल है, लेकिन टैक्रोलिमस याद रख लो, स्टेरॉइड याद रख लो और इमोलिएंट्स आप याद रख लो। सही हो गया, ओके। अब इसको याद कैसे करना है, निमोनिक है गेट, ओके, जीईटी गेट, जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ई से इमोलिएंट्स है और टी से टैक्रोलिमस है। ये आपने टॉपिकल में देना होता है। और जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो आप दे सकते हैं। मेन ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इमोलिएंट्स है और साथ में बाथ सोप सब्सटीट्यूट दिए हुए हैं। और इंजेक्टिव थेरेपी के अंदर अगर आपको प्रोराइटिस है तो आप ओरल हिस्टामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फिक्सोफिनाडिन है। स्किन की बैंडेजिंग कर सकते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फोटोथेरेपी के अंदर क्या होगा, फोटोथेरेपी में नैरो बैंड यूवी रेडिएशन है और पोर्स सोरालिन सोरालिन एंड यूवीए यानी पूवा या एनयूवीआर कर सकते हैं। एनयूवीआर क्या है, नैरो बैंड यूवी रेडिएशन है, और पूवा क्या है, सोरालिन एंड यूवीए होता है। ठीक हो गया। और सिस्टेमिक थेरेपी में अगर ओरल थेरेपी काम की नहीं कर रही, सॉरी, अगर टॉपिकल थेरेपी काम नहीं कर रही तो सिस्टेमिक थेरेपी लेनी है, लाइक ओरल प्रेडिनिसोलोन है, साइक्लोस्पोरिन है, मिथोट्रेक्सेट है, ज़ेथिओपिरिन है, जो सारी आपको पता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये ट्रीटमेंट कितना मैच करेगा सोरियोसिस वाले ट्रीटमेंट से। दोनों को मैं बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और सारा याद भी हो जाए। लाइक सोरियोसिस का ट्रीटमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सोरियोसिस वाला टॉपिक है आई थिंक। सोरियोसिस वाला टॉपिक, सोरियोसिस वाला टॉपिक आ गया। अरिथीमा नोडोजम है, एसएलई है, ये एसएलई है, डेर्मेटाइटिस herpetiformis है, एक्ने वुल्गारिस है। ओके, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मिस्टेक हो गई है इस पीडीएफ में। जो सोरियोसिस वाला था टॉपिक वो ही नहीं है, सबसे लास्ट सफ़े पे सोरियोसिस वाला था। ठीक हो गया, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सोरियोसिस का और इसका ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा मैच करता होता है। चलो खैर है। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसकी जो टॉपिकल थेरेपी है ना, चलो मैं यहीं से बता देता हूँ, यहीं से एक्जिमा वाले टॉपिक से ही आपको हवाला दे देता हूँ। जो एटोपिक एक्जिमा का जो ट्रीटमेंट है ना, वो सोरियोसिस से बहुत रिजेंबल करता होता है। फॉर एग्जांपल सोरियोसिस में भी आपने हेडिंग देनी है टॉपिकल की, उसमें नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फोटोथेरेपी की दे सकते हो, ठीक है। फिर सिस्टेमिक थेरेपी है, सेम ड्रग आपने इस्तेमाल करनी है, सही है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल ड्रग्स आ जाती है वहाँ पर, ओके, सही हो गया। तो वहाँ पे भी सोरियोसिस के केस में भी आपने इमोलिएंट्स इस्तेमाल करने होते हैं, आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करना होता है और आपने टैक्रोलिमस इस्तेमाल करना होता है। बस एक चीज़ है वहाँ पर आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कोल्टार ऐड करनी है, जिसको बोलते हैं डायथ्रानोल। यानी जो सोरियोसिस है, सोरियोसिस में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है और कोल्टार डायथ्रानोल इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा फोटोथेरेपी है। फोटोथेरेपी में क्या होता है, फोटोथेरेपी के अंदर वही है, सन एक्सपोजर को अपने कंट्रोल करना होता है और एनयूवीआर उपोवा देते हैं। एनयूवीआर क्या है, नैरो बैंड यूवी लाइट। ओपोवा क्या है, सोरालिन एंड यूवीए होता है। और सिस्टेमिक थेरेपी में वही एमएसी होता है। एम से मिथोट्रेक्सेट है, ए से विटामिन ए आइसोट्रेटिनोइन आ जाता है, उसी से साइक्लोस्पोरिन आ जाता होता है। क्लियर, सही हो गया। बस सोरियोसिस में एक दो चीज़ें ऐड होगी, बल्कि मैं सोरियोसिस वाले में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं इसके, एक टॉपिक एक्जिमा के, तो इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना डिजीज के बारे में, रीअश्योरेंस करनी होती है कि आपने स्ट्रेस को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। नंबर 2, आपने स्किन इरिटेंट का कॉन्टैक्ट सबसे कम करना है, सोप्स, हीट, ड्राइनेस का कॉन्टैक्ट कम करना है। नंबर 3, कॉटन क्लॉथ आपने पहनने है। नंबर 4, ड्रग एब्यूज आपने कम करना है। सही हो गया, क्योंकि उससे एक्जिमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। अब एक टॉपिक एक्जिमा है और ऑक्यूपेशनल रिलेटेड है, तो आपने सबसे पहले क्या एडवाइस करनी होती है कि अपने ऑक्यूपेशन चेंज करो। अगर नहीं चेंज कर सकते तो आपने फेस मास्क इस्तेमाल करो, उसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करो और डेली एक्सरसाइज करनी है ताकि लंग की एफिकेसी बढ़ जाए। ये एडवाइस करनी है पेशेंट को रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन। लाइक ब्रोंकियल अस्थमा भी है ना, तो लंग की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना होता है, ठीक है। अब व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ एटोपिक एक्जिमा, तो एटोपिक एक्जिमा में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। सबसे पहले हिस्ट्री है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। हिस्ट्री में वही अगर मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीजन देखोगे, फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री देखोगे एक टॉपिक की, और लेबोरेटरी के अंदर आईजीई और इओसिनोफिलिया का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट क्या होता है, टॉपिकल थेरेपी, ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसमें इमोलिएंट्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और बाथ सूप सब्स्टिट्यूट है, एडजंक्टिव थेरेपी है, फोटोथेरेपी है, सिस्टेमिक थेरेपी है। कुछ हेडिंग्स आपने तैयार कर लेनी है, सही हो गया। इसके बाद हाँ, नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं
ओके, ब्लड टेस्ट जो कौन से कराते हो एक्जिमा में, आईजीई लेवल और इओसिनोफिलिया कराते होते हैं। और चूंकि ये एलर्जिक डिजीज है तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैलता नहीं है। इसके बाद है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, या जिसको लायल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको म्यूकोजल इरोजन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, म्यूकोजल इरोजन असल में ना, ये जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, ये इसका सीवियर फॉर्म होती है किसकी, एरिथेमा मल्टीफॉर्मे की। एरिथेमा मल्टीफॉर्मे में आपको टारगेट लीजन देखने को मिलती है और वेरिएबल लीजन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसकी जो सीवियरेस्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस जब लेबल करते हैं जब 30 या 30 से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, यानी अगर एपिडर्मल सेपरेशन 30% से ज़्यादा की होगी है तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, बंदे की डेथ भी हो जाती है। साथ में आपको म्यूकोजल लेजन देखने को मिलती है, फीवर होता है, स्किन की टेंडरनेस होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाती है। जब आप बायोप्सी कराओगे तो फुल थिकनेस इओसिनोफिलिक एपिडर्मल नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। सही है, क्लियर। तो ये आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसमें एपिडर्मिस की डिटैचमेंट 30% से ज़्यादा की होती है। इसके अलावा आपको एक साइन मिलेगा जिसको बोलते हैं निकोल्स्की साइन। निकोल्स्की साइन क्या होता है कि जैसे ही आप रबिंग करोगे स्किन की तो स्किन क्या हो जाएगी, स्लफ ऑफ हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी जैसे ही आप स्लाइट रबिंग करोगे स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर्स है वो सेपरेट हो जाती है। इसको बोलते हैं कैंथोलाइसिस होता है। और किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है आपको, ये पेम्फिगस वल्गैरिस में देखने को मिलता है निकोल्स्की साइन। इसके अलावा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में होता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेफिलोकोकल स्काल्ड स्किन सिंड्रोम इसमें भी देखने को मिलता होता है। ओके, सही है। और याद रख लेना कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के अंदर स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अब इसको लायल सिंड्रोम भी कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में वही 30% से ज़्यादा सरफेस एरिया इन्वॉल्व होगा, निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होगा, स्किन की बायोप्सी लोगे और स्किन की बायोप्सी पे क्या मिलेगा आपको, आपको फुल थिकनेस इओसिनोफिलिक एपिडर्मल नेक्रोसिस देखने को मिलती है। तो इसमें स्टेरॉइड आपने इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि आपने क्या देना होता है, आईवीआईजी इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। और बाकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, लाइक आपने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन किया, ओरल म्यूकोसा लिगेंड को मैनेज किया माउथ वाशर से, टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया ताकि पेन कम हो सके। और जो डीन्यूडेड स्किन है आपने उसको कवर किया ग्राफ्ट से, और मेनली आपने आईवीआईजी दे दिया, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके बाद डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। अब डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के अंदर आपको पैपिलोवेसिकुलर लीजन देखने को मिलती है एक्सटेंसिव सर्फेस के ऊपर। एक्सटेंसिव सर्फेस बहुत सारी कंडीशन में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल एक्सटेंसिव सर्फेस डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के अंदर पढ़ना है, एक्सटेंसिव सर्फेस आपने कोई जगह पे भी पढ़ना है, लाइक सोरियोसिस के अंदर, जबकि फ्लेक्सस सर्फेस पे टॉपिक एक्जिमा देखने को मिलता होता है। और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में ग्लूटेन सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करा लोगे। इसके अंदर आपको ग्रैन्युलर आईजीए डेपोजिशन मिलेगी स्किन के अंदर। ओके, और इसके बाद आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा सकते हैं, लेकिन मेन आपने डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस याद रखना है। ठीक है, स्किन की बायोप्सी करा सकते होते हैं, क्लियर। इसके बाद है और सीलिएक डिजीज वाली एंटीबॉडी है, लाइक एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी है, और जुजिनल बायोप्सी कर सकते हैं कोएग्जिस्टिंग सीलिएक डिजीज को रूल आउट करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या होता है, काउंसलिंग होती है, डेप्सोन थेरेपी होती है और ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, क्लियर। और जो ग्लूटेन किन किन डाइट्स में होता है, बार्ली, राई, ओट, व्हीट में देखने को मिलता है। इसके बाद है एसएलई। एसएलई में 30 साल की फीमेल होगी या कोई यंग फीमेल होगी, उसको फोटो सेंसिटिविटी होगा, बटरफ्लाई रैश होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, प्रोटीन यूरिया 0.5 से ज़्यादा का होगा और एएनए पॉजिटिव होगा। और तो स्किन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, स्किन पे आपको फोटो सेंसिटिविटी, डिस्क्वाइट रैश और मैला रैश देखने को मिलता होता है, क्लियर। और आपको ल्यूपस लियन भी देखने को मिल सकती है, एलोपेशिया भी देखने को मिल सकता होता है। और स्किन के लियन को ठीक करने के लिए क्या देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते होते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। सन एक्सपोजर को आपने मिनिमाइज करना होता है, सन ब्लॉक्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं। इसके बाद है एरिथेमा नोडोजम। एरिथेमा दैट मीन्स रेडनेस है, नोडोजम दैट मीन्स नोड्यूल बनना शुरू हो गया है। तो एरिथेमा नोडोजम को बोलते हैं सेप्टल पैनिकुलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन या ड्रग इनटेक की हिस्ट्री होती है और शिन के ऊपर पेनफुल नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और लैब्स करा लोगे तो आपको ईएसआर सीआरपी आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। अब इसके बहुत सारे डिफरेंशियल्स होते हैं, लाइक एरिथेमा नोडोजम बहुत सारी कंडीशंस में आपको देखने को मिलता होता है। सही हो गया। तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आपने पढ़ा था कि सार्कोइडोसिस है, इसके अलावा बेकर्ट सिंड्रोम है, टीबी है, लेप्रोसी है, ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड है, ओसीपीज है, माइकोप्लाज्मा की वजह से देखने को मिल सकता है, और आईबीडी की वजह से होता है। इसमें पेनफुल इरिथेमाटस नोड्यूल्स होते हैं ऑन द शिन, और ये पैनिकुलाइटिस का मोस्ट कॉमन काज होता है। पैनिकुलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर, क्लियर। अब इस पेशेंट में अगर देखोगे सोर थ्रोट हुआ, ओके। और सोर थ्रोट के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। सोर थ्रोट स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है और उसके लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कहने का मतलब है एरिथेमा नोडोजम है। ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने अंडरलाइंग काज को ठीक करना होता है, लाइक टीबी है, आईबीडी है, सार्कोइडोसिस को ठीक करना होता है, आपने बेड रेस्ट करना होता है, एनसेड्स आपने देनी होती है, मेन एनसेड्स देनी है। इसके अलावा लाइट कंप्रेशन बैंडेजिंग देनी होती है, बेड रेस्ट है, बैंडेजिंग है, एनसेड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन वो सीवियर केस में। और अगर रेजिस्टेंट केस है तो आपने डेप्सोन या कोल्चिसिन इस्तेमाल करनी होती है। ठीक हो गया, निमोनिक या सीडी। ओके, आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने सीडीएच इस्तेमाल करना है, सीडीएच।
सी से कोल्चिसिन, डी से डेप्सोन और एच से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और इथेनॉल नोडोजम के क्या डिफरेंशियल्स होते हैं, लाइक ल्यूपस पेनिकुलाइटिस लिखा हुआ है, सार्कोइडोसिस है, इसके अलावा फिलियारियासिस है, टीबी, लेप्रोसिस सारे ऐड कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद एरिथेमा नोडोजम वाला खत्म हो गया। ओके, अब इसके बाद वाले जो पेजेस है वो थोड़े से मिसिंग है। अब उनका क्या करें, कुछ करते हैं। ओके, तो जो मिसिंग पेजेस है मैंने इसकी पिक्चर ले ली है। तो एरिथेमा नोडोजम के जो काजेज है उसके काजेज के अंदर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या काजेज होते हैं। लाइक माइकोप्लाज्मा की वजह से देखने को मिल सकता है, आईबीडी की वजह से देखने को मिल सकता है, सल्फोनामाइड है, टीबी है, लेप्रोसी है, सार्कोइडोसिस है और बैकर्ट सिंड्रोम है, इनकी वजह से देखने को मिलता है। क्लैमिडिया और ओसीपी की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था, एनसेड है, लाइट कंप्रेशन होता है, बैंडेजिंग होती है और स्टेरॉइड देनी होती है, डेप्सोन, कॉल्चिसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद सोरियोसिस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जो सोरियोसिस होता है स्किन को इन्वॉल्व करता है, एक्सटेंसिव सर्विस को इन्वॉल्व करता होता है। इसमें आपको कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है वोरोनॉफ साइन। वोरोनॉफ साइन के अंदर क्या होता है, इसमें आपको वेल डिमार्केटेड पैप्यूल्स मिलते हैं। ओके, ठीक है। और यानी पिंक रेड पैप्यूल्स मिलते हैं और वो कवर्ड होती है सिल्वरी वाइट स्केल से विद द वाइटिश हैलो अराउंड द लीगन। दोबारा बता दूं, बोरन ऑफ साइन क्या होता है। अब सोरियोसिस के केस में आपको एक्सटेंसिव सरफेस पे आपको लीगन देखने को मिलती है, एल्बो पर और नी पे देखने को मिलती है। क्या लीगन होती है, इरिथीमाटस प्लाक होते हैं। इरिथीमाटस बता सकता है, पिंक कलर प्लाक हो सकते हैं, रेड कलर के प्लाक हो सकती है, सालमन कलर प्लाक होते हैं, सिल्वरी वाइट स्केल से कवर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं वोरोन ऑफ साइन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा साइन होता है ऑस्पिट साइन। ऑस्पिट साइन या गिराटार साइन है। ऑस्पिट साइन के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप क्या करोगे, आप स्क्रैप करोगे। ओके, स्क्रैप करोगे, ठीक है, यानी रबिंग करोगे, स्केल्स रिमूव हो गए प्लाक से। ठीक है, स्केल रिमूव हो गए प्लाक से तो आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। द पिन पॉइंट ब्लीडिंग ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्केल्स बाय स्क्रैपिंग, इसको बोलते हैं ऑस्पिट साइन। और इसके एग्जैक्रेबेटिंग फैक्टर में एनसैड, एथेन वाला बीटा ब्लॉकर है, ये सब आ जाती होती है। क्लियर। अब सोरियोसिस असल में ये टी सेल मीडिएटेड डिजीज होता है, TH1 की वजह से देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको कोबर्नाइजेशन भी देखने को मिलती है। कोबर्नाइजेशन का मतलब है रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से न्यू प्लाक बनना शुरू हो जाएंगे और आपको नेल में भी चेंजेस देखने को मिलती है, फिंगर नेल की पिटिंग आपको देखने को मिल सकती है। स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस से एसोसिएटेड होता है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा ये लाइक सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस से भी एसोसिएटेड होता है, एड्स में भी देखने को मिलता है। अब इसकी टाइप्स होती है, मोस्ट कॉमन टाइप इज स्टेबल प्लाक सोरियोसिस है। इसके अलावा एक सोरियोसिस होती है फ्लैक्शनल सोरियोसिस। फ्लैक्शनल सोरियोसिस, अच्छा इसका निमोनिक है पेज, इसकी जो टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स मेरे ख्याल से अगले सफ़े पे है, ये पेज, PAGE। ओके, पी से प्लाक सोरियोसिस है, ए से आपको देखने को मिलता होता है लाइक क्या होता है ए से, ओके, ए से एंथ्रोपैथिक सोरियोसिस है। ओके, सही है। पी से पोस्टुलर सोरियोसिस भी बनती होती है, ए से एंथ्रोपैथिक सोरियोसिस है, जी से गुटाटा सोरियोसिस है और ई से इरिथ्रोडर्मिक सोरियोसिस होता है। जो फ्लैक्सुअल सोरियोसिस होती है फ्लैक्सुअल सरफेस पे देखने को मिलती है, लाइक ग्रोइन पर, नेटल क्लेफ्ट पर या सर मेमोरी एरिया पर। जो गुटाटा सोरियोसिस है इसको हम बोलते हैं रेन ड्रॉप लाइक सोरियोसिस है, ये बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें प्लाग्स ट्रंक पर होते हैं आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, यानी सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ 2 हफ्ते के बाद आपको प्लाग देखने को मिले ट्रंक पर, तो ये गुटाटा सोरियोसिस में होते हैं। इसके अलावा इरिथ्रोडर्मिक और पोस्टुलर सोरियोसिस, ये दोनों कौन सी होती है, इरिथ्रोडर्मिक और पोस्टुलर सोरियोसिस, ये मोस्ट सीवियरेस्ट टाइप होती है। ठीक है, और ये दोनों एग्जिस्ट होती है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बोन जुम्बश सोरियोसिस। बोन जुम्बश सोरियोसिस होता है। ठीक है, इसमें आपको इरिथ्रोमेटस स्केली प्लाग्स आपको देखने को मिलते होते हैं और इसमें फीवर होता है, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस होता है। पोस्चुलर के अंदर क्या होगा, पोस्ट्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं फीमेल्स में और हैवी सिगरेट स्मोकर में आपको देखने को मिलता होता है। अब इसका सोरियोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने टॉपिकल थेरेपी है, फोटोथेरेपी है, सिस्टेमिक थेरेपी है, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट है और कुछ रेजिमेंट्स है। ठीक है, तो टॉपिकल थेरेपी में मैंने बताया था कि आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने होते हैं और कोल्ड टार इस्तेमाल करना होता है, डायथ्रोनोल आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इसके अलावा इवोलिएंट इस्तेमाल करते होते हैं मॉइस्चराइजर के तौर पर। टॉपिकल इम्यूनोमॉड्यूलेटर इस्तेमाल करेंगे लाइक टेक्रोनिमस है, पाइमरक्रोलिमस है। ठीक है, फोटोथेरेपी के अंदर क्या होता है, NUVR नैरो बैंड यूवी रेडिएशन ए और इसके अलावा सोलालिन एंड UVA इस्तेमाल करते होते हैं। सिस्टामिक के अंदर क्या करते हैं, सिस्टामिक के अंदर निमोनिक है MC मिथोट्रेक्सेट, ए से एसीट्राइटिन है जो कि विटामिन ए होता है और सी से साइक्लोस्पोरिन है। बायोलॉजिकल एजेंट में इन्फ्लिक्सिमाब, ईटानरसेप्ट है और इसके 2 रेजिमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक रेजिमेंट है गोकरमैन रेजिमेंट है। गोकरमैन रेजिमेंट में क्या होता है, गोकरमैन रेजिमेंट में आप इस्तेमाल करते होते हैं टार और UVB, जबकि इनग्राम रेजिमेंट में डायथ्रोनोल इस्तेमाल करते हैं। कोल टार को बोलते हैं डायथ्रोनोल। ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये सारा हो जाएगा। इसके अलावा न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्लाइमेटोग्राफी है जिसमें सी वाटर बाथ होता है, सन की एक्सपोजर होता है और बेलनियो फोटोथेरेपी होती है जिसमें साल्ट वाटर बाथ होता है और आर्टिफिशियल यूवी एक्सपोजर होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, गिराटार साइन है। गिराटार साइन में आपको मल्टीपल पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलती है ऑन रिमूवल द स्केल। सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके,
तो जो सोरियोसिस होती है इसमें आपको वोरोनोव साइन देखने को मिलता है, गिरेटार साइन देखने को मिलता है और ओस्बर्ट साइन देखने को मिलता है। अब कहते हैं कि ओस्बर्ट साइन कैसे एलिसिट करना होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ग्लास स्लाइड लेनी है, उससे आपने लियन को स्क्रैप करना है। स्क्रैप करने से जो सिल्वरी व्हाइट स्केल है वो क्या हो जाएगी, एक्सेंचुएट हो जाएगी। इसको बोलते हैं गिरेटार साइन। कि स्क्रैप किया आपने लियन को, जिससे एक्सेंचुएट हो गया सिल्वरी स्केल, तो उसको बोलते हैं गिरेटार्च टेस्ट। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, आपने लियन को स्क्रैप करना है जब तक आपको थिक एडहेरेंट बर्कली मेम्ब्रेन नजर ना आ जाए। जैसे ही मेम्ब्रेन रिमूव होगी फौरन ही आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या होगा, एमएसी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, मिथोट्रेक्सेट, विटामिन ए जिसको एसिट्राइटिन कहते हैं, साइक्लोस्पोरिन होता है। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्यूट एक्जिमा। तो एक्यूट एक्जिमा में लाइकेनिफिकेशन नहीं होती, लाइकेनिफिकेशन क्रॉनिक एक्जिमा में देखने को मिलती है। बाकी ऊजिंग, इचिंग, क्रस्टिंग, वेसिकुलेशन एक्यूट में होता है। एरिथेमाटस प्लाक है, सिल्वरी व्हाइट स्केल से कवर हो रहा है, स्काल्प, एल्बो, नी पर यानी सेंसर सर्फेस पे हो रहा है, रिमूव करने पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो रही है, दैट मींस ऑस्पिट साइन पॉजिटिव है। तो ये सारे सोरियोसिस के पॉइंट बताए हुए हैं, प्लाक सोरियोसिस है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरिथेमा मल्टीफॉर्मे टारगेट लीजन आपको देखने को मिलता है। और जो आपको एरिथेमा मल्टीफॉर्मे किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, अच्छा एरिथेमा बोलते हैं रेटिनस को, मल्टीफॉर्मे मतलब डिफरेंट शेप्स का होता है। ठीक है, तो ये हर्पीज सिम्प्लेक्स के इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन काज ये होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में होता है, ड्रग्स लाइक बारबिचुरेट है, एंटी मलेरियल ड्रग है, पेनिसिलिन है, सल्फोनामाइड्स है। इसके अलावा एचआईवी के इन्फेक्शन में होता है, एसएलई या डर्मेटोमायोसाइटिस में भी देखने को मिलता होता है, मल्टीफॉर्मी है। इसके बाद है कि 10 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको नॉक्टर्नल इचिंग हो रही है लास्ट 2 वीक से, और इसके 6 मंथ ओल्ड ब्रदर को भी सेम है। फैमिली हिस्ट्री है, इची पैपिलो वेजिकुलर लीजन है, पाम और सोल्स पे है। ओके, तो डायग्नोसिस क्या होगा, ये स्केबीज का सार्कोप्टिक स्केबी की वजह से होती है। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने क्या इस्तेमाल करना होता है स्केबीज में, आपने इस्तेमाल करना होता है आइवरमेक्टिन, या फिर आप इस्तेमाल करते हैं परमेथ्रिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट है, उसको रेड पेनफुल लंप है, रेड पेनफुल लंप है जिसकी मल्टीपल ओपनिंग है, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस ऑन द बैक ऑफ द नेक। ठीक है, तो और हाई ग्रेड फीवर है, तो ये क्यों होगा, ये कार्बंकल की वजह से होगा। ये S1 का सवाल होता है, लेकिन चलो ठीक है, स्किन से रिलेटेड है। तो अगर आपको मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस अगर आपको बैक ऑफ द नेक में देखने को मिले, तो आपने लिख देना है कि वो क्या होता है, वो आपको कार्बंकल होता है। अगर ये फुट पे हो तो उसको मधुरा फुट कहते हैं, माइसिटोमा होता है। अगर यही आपको एक्जिला पे देखने को मिले तो हिड्राडिनाटस सुपराटिवा होता है। और अगर यही आपको मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस ग्लूटियर रीजन पे मिले, तो ये आपको देखने को मिलता है स्पाइलोनाइडल साइनस। ठीक है, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको बोगी प्लाक डेवलप हो गया स्काल्प के ऊपर। उस बोगी प्लाक प्लाक के अंदर पोस्ट्यूल भरी हुई है और ब्लैक डॉट्स हैं। एग्जामिनेशन में पता लगा कि लॉस ऑफ ईयर्स है और इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब स्काल्प वाले एरिया पे बना है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटस। और ये टीनिया का इन्फेक्शन होता है, प्लाक का बड़ा होना पोस्ट्यूल से और ब्लैक डॉट होना स्काल्प पर, तो ये टीनिया कैपिटस में देखने को मिलता है। फंगल इन्फेक्शन होता है स्काल्प का, ठीक हो गया, टीनिया कैपिटस होता है। ठीक है, और ये वैसे हम इसको रिंग वर्म भी कह सकते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम कसल में इन्फेक्शन होता है, तो इसमें आपको ब्लैक डॉट्स मिलेंगे स्काल्प पर, और आपको ब्रोकन हेयर देखने को मिलता है, पैची एलोपेशिया देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ओरल ग्रेसोफिलिविन या टर्बिनाफिन देते होते हैं। सही है, अगर ये इन्फेक्शन आपका बियर्ड का हो तो टीनिया बार्बी बोलते हैं, फुट का हो तो टीनिया पैडिस कहते हैं, ग्रोइन का हो तो टीनिया क्रोराइडिस बोलते हैं, और अगर ये पूरी बॉडी का हो तो टीनिया कॉर्पोरिस कहते होते हैं, जिसको रिंग वर्म कहते हैं। अगर नेल्स का हो तो उसको ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं। क्लियर, और ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको ओरल अल्सर डेवलप हो गया, मल्टीपल ब्लिस्टर है ऑल ओवर द ट्रंक, और ओरल अल्सर है, म्यूकोजल रीजन है, और ब्लिस्टर हो गया ट्रंक पर। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, ओके, और मल्टीपल ब्लिस्टर्स है, लेकिन उसने सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ, लेकिन मल्टीपल ब्लिस्टर्स है ट्रंक के ऊपर। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, वैसे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो इमरजेंसी होती है। मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस शुड बी द पेम्फिगस वल्गैरिस है, इसमें आपको इंट्रापिथेलियल ब्लिस्टर आपको देखने को मिलते हैं, और ओरल कैविटी की इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। अच्छा, जो पेम्फिगस वल्गैरिस और बुलस पेम्फिगॉइड, इसका डिफरेंस आपने अच्छे से याद करना होता है। अच्छा, इसका निमोनिक होता है मीनार है, मीनार। ओके, मीनार से कैसे याद रखना होता है, ठीक है। एम से क्या होता है, एम से आपको म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। आई से क्या होता है, इंट्रा एपिडर्मल होता है। इंट्रा एपिडर्मल का मतलब है कि जो एंटीजन होगा वो डेस्मोग्लिन 3 में देखने को मिलेगा, डेस्मोसोम में आपको देखने को मिलेगा। एन से क्या होता है, निकोल्सकी साइन पॉजिटिव होता है। ए से क्या होता है, ए से आपको क्या देखने को मिलेगा, ए से इसमें ये ऑटोइम्यून डिजीज है। और ए से वैसे एक और भी चीज़ बनती है कि एज 20 टू 60 ईयर्स में आपको इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, और आर से क्या होता है, रिटॉक्सिम आप इसमें ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। सही हो गया, तो ऑलमोस्ट इसके पॉइंट्स मैंने बता दिया। इन शॉर्ट, जो पेम्फिगस वल्गैरिस होता है, ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज होता है, इंट्राएपिडर्मल इन्वॉल्वमेंट होती है, म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है, 20 से लेकर 60 साल वालों को इन्वॉल्व करता है, मोर्टेलिटी हाई होती है। ओके,
एंटीजन इसका डेस्मोक्लिन के अंदर पड़ा होता है, एंटीबॉडी आईजीजी होती है, फ्लैसिड ब्लिस्टर होते हैं, ब्लिस्टर इची नहीं होते, रैपिडली डीन्यूट हो जाते हैं और आपको क्या मिलेगा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर रेटिकुलर पैटर्न नहीं मिलता, बट सॉरी रेटिकुलर पैटर्न मिलेगा जिसको आप फिश नेट या टॉम स्टोन पैटर्न देखने को मिलता होता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिटोक्सीमाब है, आईवीआईजी है और हाई डोज ओरल प्रेडनिसोलोन है या ज़ेथियोप्रिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निकोल्सकी साइन भी पॉजिटिव होता है। क्लियर। एक्ने वल्गैरिस के बारे में क्या बात ठीक है, तो एक्ने वल्गैरिस के बारे में क्या बात ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कि एक्ने शुड बी ट्रीटेड विद द टॉपिकल स्टेरॉइड है, वैसे ये बात तो ठीक है। एक्ने शुड नॉट बी ट्रीटेड एट प्यूबर्टी, ये बात गलत है। ऑल केसेस ऑफ एक्ने शुड बी ट्रीटेड विद द ओरल रेटिनॉइड, सारे केसेस को तो हम ठीक नहीं करते। एक्ने सिस्ट में बी ट्रीटेड विद द इंट्रालेजनल स्टेरॉइड, ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। एक्ने सिस्ट को आप इंट्रालेजनल स्टेरॉइड से ठीक कर सकते हैं। नेल पिटिंग आपको सोरियोसिस में देखने को मिलती है, कोबर्नाइजेशन भी देखने को मिलती है, हाइपोपिगमेंटेड ड्राई स्केली पैचेस है ओवर द फेस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स है। व्हाट शुड बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये फैक्चुअल लाइन है, हाइपोपिगमेंटेड ड्राई स्केली पैचेस, तो ये होता है पिट्रियासिस अल्बा होता है, अल्बा चिट्टा को बोलते हैं। ठीक हो गया, ओके। पिट्रियासिस ये वो स्किन कंडीशन है जिसमें आपको हाइपोपिगमेंटेड ड्राई स्केली पैचेस देखने को मिलते हैं, या एक्जिमा की फॉर्म होती है, खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, टीनिया वर्सिकुलर होता है, ये अफेक्ट किसको करता होता है, फेस को अफेक्ट करता होता है, टीनिया वर्सिकुलर, ओके सही हो गया। स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, और मैंने ये कहा था कि अगर स्काल्प की इन्वॉल्वमेंट हो तो हम उसको क्या बोलते होते हैं, स्काल्प की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो होती है टीनिया कैपिटस होता है। टीनिया वर्सिकुलर मेलासीजिया फरफर की वजह से होता है, ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको हाइपोपिगमेंटेड और हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। हाइपोपिगमेंटेशन डिक्रीज मेलानिन सिंथेसिस की वजह से होती है, हाइपर पिगमेंटेशन मेलानोसोम की इनलार्जमेंट की वजह से होती है। और जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन करवाओगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, स्पैगेटी एंड मीट बाल अपीयरेंस देखने को मिलती है। ड्रग्स यूज फॉर टीनिया वर्सिकुलर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वन सेकंड बता चुका हूं, टीनिया वर्सिकुलर फंजाई से होता है, मेलासीजिया फरफर से होता है, तो कौन से ड्रग इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करते होते। लोकलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेड लीजन किस में देखने को नहीं मिलती, तो लोकलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेड लीजन आपको मोलस्कम कंटेजुएजम में देखने को नहीं मिलती होती। ठीक हो गया, ओके। हाइपरपिगमेंटेड लीजन बाकी आपको में देखने को मिलेगी, सही है। अब मोलस्कम कंटाजुएशन में आपको क्या मिलता है, आपको अम्ब्लाइकेटेड पैप्यूल आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो हाइपरपिगमेंटेड नहीं होता। रिकरेंट इरप्शन ऑफ वेसिकल्स है और क्रस्ट है एट हिज एल्बोज नीज एंड एल्बोज है, नेक है और लोअर बैक है। ठीक है, एल्बोज के आपके एक्सटेंसिव सरफेस है, वहाँ पे वेसिकल्स बार बार निकल रहे हैं। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस डर्मेटाइटिस हेर्पेटिक प्रॉमिस होता है। फॉर टीनिया कैपिटस द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इज ओरल ग्लिसोफिलिबिन या ओरल टर्बिनाफिन, इन दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते होती है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, लाइक टीनिया कैपिटस हो गया। फोटोटॉक्सिक रिएक्शन अकर्स विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन होते हैं वो किससे नहीं देखने को मिलेंगे, तो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन ये पियोग्लूटाजोन की वजह से नहीं होते। पियोग्लूटाजोन तो थायज़ोलिडाइनिडाइंस है। पेनिसिलिन इंड्यूस एनाफिलैक्सिस काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आईजी एंटीबॉडी की वजह से होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है कि लेग अल्सरेशन किस में नहीं देखने को मिलती, सर्वाइकल कंप्रेशन में आपको देखने को नहीं मिलती, बाकी सब में सर्वाइकल अल्सरेशन होती है। डिफ्यूज पिगमेंटेशन किस में नहीं देखने को मिलती, हाइपरथायराइडिज्म में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि ओरल अल्सर आर कॉमनली सीन इन, ओरल अल्सर आपको एफ्थस अल्सर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रिकरेंट पेनफुल अल्सर होते हैं ओरल कैविटी के। इसके बाद एरिथेमा नोडोजम, एरिथेमा नोडोजम किस में देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में देखने को मिलता है। इसके अलावा एरिथेमा नोडोजम और किस में देखने को मिलेगा, एरिथेमा नोडोजम मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलता होता है, क्लैमिडिया में देखने को मिलता है। ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, सार्कोडोसिस है, बेशर डिजीज है, टीबी या लेप्रोसी है। अब प्रीवियसली फिट 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जिसको 4 दिन की हिस्ट्री थी प्रोराइटस की और उर्टिकेरिया की, प्रोराइटस और उर्टिकेरिया, ओके। दैट मीन्स इसको कि उल्टी यानी एनाफिलैक्सिस हुआ हुआ है, तो उसके लिए क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग दे देंगे, लाइक आपकी होती है, ओके, मोस्ट प्रोबेबली इज द क्लोरफेनेरामीन जो कि एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। इसके बाद एमसीक्यूज विदाउट ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर प्रोराइटस एंड वेसिकल्स, खुजली हो रही है और वेसिकल्स है इंटरडिजिटल स्पेस के अंदर, तो स्केबीज है 5% पेरीमेथ्रिन क्रीम इस्तेमाल करोगे। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपने बुर्रोज को देखना होता है और उसकी प्रिपरेशन करानी होती है, इसके एग्स की अंडर द KOH प्रिपरेशन। ड्रग काजिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एलोपिडिनॉल की वजह से देखने को मिलता होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सल्फोनामाइड है, पेनिसिलिन है, एंटी मलेरियल है, बार्बिचुरेट्स है। नेक्स्ट है कि स्किन मैनिफेस्टेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में पायोडर्मा गैंग्रेनोजम और एरिथेमा नोडोजम देखने को मिलता होता है, सही है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता होता है और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलता है। ये जीरोडर्मा ये टॉपिक एक्जिमा में देखने को मिलता है। इसके अलावा शॉगरेन सिंड्रोम में भी होता है। निकोल्सकी साइन किसमें पॉजिटिव होता है, निमोनिक है, पीएसटी, ठीक है। पेम्फिगस वुल्गारिस है, स्टेफाइलोकोकल स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होता है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ राइसिपिलास, तो जो राइसिपिलास होता है
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से देखने को मिलता होता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि सारे इन्फेक्शन का बताया हुआ है। सेलुलाइटिस और अराइसिपिलास दोनों स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होते हैं, लेकिन जो फोलिकुलाइटिस होता है, कार्बंकल है, इम्पेटिगो है, स्टाफ ऑरियस की वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर कार्बंकल डायबिटीज में देखने को मिलता है। मल्टीपल डिस्चार्जिंग पोर्स होते हैं ऑन द बैक ऑफ द नेक, तो ये आपको देखने को मिलता है। ये कॉजेटिव एजेंट होता है स्टाफ ऑरियस। निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होता है पेम्फिगस वल्गैरिस में, स्टेफिलोकोकल स्किन सिंड्रोम में, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के अंदर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं स्किन लेयर विद नो बुल्ला। ओके, स्किन लेयर है और कोई बुल्ला नहीं है और 4 पीस दिए हो गए। 4 पीस कौन से हो गए? प्रोराइटस, पोलीगोनल, पर्पल, फ्लैट टॉप पैप्यूला, तो ये लाइकन प्लेनस होता है। स्वन हैंड जॉइंट दैट इज एक्चुअली अ स्किन, यानी जो स्किन है वो इतनी हार्ड हो गई है कि वो जॉइंट जैसी बन गई है, तो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में देखने को मिलता है। क्रस्ट सिंड्रोम होता है। इसके बाद टारगेट लिगेंड ऑन द स्किन तो एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफन साइट ऑफ सोरियोसिस एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ एल्बोस में देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस एसोसिएटेड होता है अस्थमा के साथ। बुर्रोस ऑन स्किन के बीच में देखने को मिलती है। टेंस ब्लिस्टर्स है और स्क्रैच मार्क्स आते हैं। फ्लैसिड बुलेट है पेम्फिगस में, टेंस होते हैं बुल्लस पेम्फी जॉइंट में। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर स्क्लेरोडर्मा, तो आप ईएनए करा लोगे इनिशियली, फिर आप एंटी सेंट्रोमेयर एंटी टोपोइसोमरेज एंटीबॉडी करा लोगे। इन्वेस्टिगेशन फॉर एसएलई तो एंटी डीएस एंटीबॉडी होती है, इसके अलावा एंटी स्मिथ एंटी फॉस्फोलिपिड और एएनए एंटीबॉडी होती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर ओटाइटिस मीडिया, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आ रही है? अगर ओटाइटिस मीडिया ये वैगनर के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी वैगनर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें सीएन का कलाबल करा लोगे वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस के अंदर। काज ऑफ स्किन एक्सफोलिएशन, तो स्किन एक्सफोलिएशन स्टेफिलोकोकल शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलती है। व्हाइट लाइन्स बिकम स्ट्राया 4p लाइक पोलीगोनल, प्रोराइटस, पर्पल, फ्लैट टॉप पैप्यूल, लाइकन प्लेनस में देखने को मिलती है। नाइट इचिंग के बीच में देखने को मिलती है। ओबीस डायबिटिक पेशेंट है, उसकी हाइपर पिगमेंटेशन होगी और थिकनिंग होगी एक्जिला पे, तो उसको बोलते हैं कैंथोसिस नाइग्रिकेंस। थिकेंड वेलवेटी हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है, एक्जिला की होती है, ग्रोइन की होती है, और उसकी 2 टाइप्स होती है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन आपको डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में, पिट्यूटरी ट्यूमर में और पाइनियल ग्लैंड के ट्यूमर में, और जो मैलिग्नेंसी होती है, मैलिग्नेंट टाइप होती है, वो जीआई मैलिग्नेंसी में देखने को मिलती है, स्टोमक के कैंसर में देखने को मिलती है। ठीक है? पेशेंट है जिसको हिस्ट्री है डैंड्रफ की हिस्ट्री है, ठीक है, डैंड्रफ की हिस्ट्री है और इसको अरिथेमाटस रैश हो गया है। अरिथेमाटस रैश कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है? आईब्रोज को इन्वॉल्व कर रहा है, नेजोलेबियल फोर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, नोज की ब्रिज को या मिड चेस्ट को, तो ये क्या होता है? सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस है, ये भी बैलासिजिया फरफर की वजह से होता है। इसमें आपको अडल्ट में डैंड्रफ मिलेगी और इन्फेंट में किलाडल कैप देखने को मिलती होती है। क्लियर? सही हो गया। और इसमें एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं लीनर डिजीज। लीनर डिजीज क्या होता है कि अगर सिबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ डायरिया मिले तो उसको बोलते हैं लीनर डिजीज। लीनर, ठीक हो गया। अभी जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस है स्काल पे देखने को मिलता है, फोरहेड पे देखने को मिलता है, इसके अलावा नेजियोलेबियल फोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? और आपको एक्सटर्नल कोस्टल किनार पे भी आपको देखने को मिलता है, यानी कानों के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। व्हाइट स्प्रेडिंग ब्लिस्टर और बुल्ले पूरी बॉडी में है, म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और निकोल्स्की साइन पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? अगर निकोल्स्की साइन पॉजिटिव है और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, सही है, और ब्लिस्टर्स है, व्हाइट स्प्रेडिंग है, तो ये टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस, इसमें आपको इची नोड्यूल्स मिलते हैं, एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ एल्बो है और डायरिया मिलता है, तो आपने डेप्सोन देना होता है। सॉरी। हनी कम और स्ट्रॉ कलर्ड स्किन लेयर आपको एम्पैटिको में देखने को मिलती है, ठीक है, स्टाफोरियस की वजह से होता है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है कि पर्पल पैप्यूल्स ऑन द स्किन, पर्पल पॉलीगोनल और प्रोराइटिक पैप्यूल्स है स्किन पर, तो लाइकन प्लेनस होता है। ट्रीटमेंट फॉर ओनकोमाइकोसिस तो टर्बिनाफिन होती है, ठीक है, ओनकोमाइसिन के लिए टर्बिनाफिन या ओरल ग्लिसोफिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैकिश कलर ऑन द स्किन तो ये पायोडर्मा गैंग्रीनोजम होता है, ठीक है। स्किन डिजीज इन द सिलिक डिजीज तो डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस है। अगर एक्ने वल्गैरिस से ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा तो आपने रेटिनॉइड इस्तेमाल करने होते हैं। चाइल्ड है जिसको क्रोनिक डायरिया रैश है तो डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस होता है। एड्स वाले पेशेंट में जो स्किन की लेजन होती है इसको कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं। ओके। जब आपने रेटिनॉइड से ठीक कर रहे हो तो आपने एलएफटी और टैग की मॉनिटरिंग करनी होती है, उसके अलावा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराना होता है। प्रोराइटिस इन 50 ईयर ओल्ड है और ड्रग से ठीक नहीं हो रहा, ओके, तो इसने हीमोक्रोमाटोसिस लिख दिया है, पता नहीं कैसे कैसे सेंस बनाई है इसने। हीमोक्रोमाटोसिस में तो ब्रॉन्ज स्किन, ब्रॉन्ज डायबिटीज आपको देखने को मिलती है, सिरोसिस देखने को मिलता है, सिल्वरी व्हाइट स्केल्स वोरोनोव साइन सोरियोसिस में देखने को मिलता है, इसके अलावा ग्रेटार्ड साइन भी देखने को मिलता है और ऑस्पिड साइन भी होता है। फ्लैट टॉप पर्पल पैप्यूल लाइकन प्लेनस में होते हैं, आईबीटी में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सोरियोसिस टॉपिकल स्टेरॉइड होते हैं। इची रेड स्केली सर्कुलर रैश है जिसके रेस बॉर्डर है और क्लियर सेंटर है। क्लियर सेंटर है यानी रिंग लाइक लेयर है, बॉडी के ऊपर है तो टी है, कॉर्पोरिस आ जाएगा। फ्लैसिड बुल्ला निकोल्स्की साइन पॉजिटिव है तो एम्फिगस वल्गैरिस होता है।
स्किन प्रॉब्लम विद द हिस्ट्री ऑफ एस्थमा इन फादर। तो स्किन प्रॉब्लम जिसकी एलर्जी से हिस्ट्री होती है, एसोसिएशन होती है, तो टॉपिक एक्जिमा होता है। कश्मीरी है, कश्मीरी लोगों में लेशमेनियासिस ज़्यादा कॉमन होता है, कश्मीर में और बलोचिस्तान में। और अल्सर नोज पे है तो एक्यूटेनियस लेशमेनियासिस होता है। इसके अलावा कहती है कि अगर कोई कहने का मतलब है कि एक ड्रग लिया है कोट्रीबॉक्सासोल, उसकी वजह से इरप्शन आ गया है, तो एरिथेमा मल्टीफॉर्मिक आपने याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, पीस मिलते हैं पर्पल प्रोराइटिक पॉलीगोनल पैप्यूल ओविकम स्ट्रायास है, वाइट लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो लाइकन प्लेनस होते हैं। निकोल्सकी साइन पॉजिटिव है, फ्लैसिड बुल्ले या ऑटोइम्यून डिजीज है, खासकर प्रेसिपिटेट हो जाता है कैप्टोप्रिल से और पेनिसिलिन से। तो पेम्फिगस वल्गैरिस होता है, और इसको अपने बुल्लस पेम्फिगाइटिस से डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, बुल्लस पेम्फिगाइट में निकोल्सकी साइन नेगेटिव होता है, टेंस बुल्ले होते हैं, इडियोपैथिक होता है। रेड इरिथेमाटस प्लाक है, साल्मन कलर्ड प्लाक है, सिल्वरी वाइट स्केल है, शार्प मार्जिन्स है, जॉइंट भी कंडीशन भी है, और साथ ऑस्पिड साइन भी है, तो ये सोरियोसिस होता है। टारगेट लेकिन आपको इरिथेमा मल्टीफॉर्मी में देखने को मिलती है। निकोल्सकी साइन पॉजिटिव है, एंटी कन्वर्सन इस्तेमाल किया है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। एंटी कन्वर्सन की वजह से, एलोपेरिनॉल की वजह से आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिलता है। आपने स्टीरॉयड को अवॉइड करना होता है। पेम्फिगस वल्गैरिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है, इसके बाद स्किन कंडीशन जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, क्रोनिक डायरिया होता है, तो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस ट्रीटमेंट डेप्सोन देते होते हैं। इंटरडिजिटल इची रेड पैप्यूल है, रात को वॉर्सन हो जाते हैं, फैमिली मेंबर में भी पॉजिटिव है, तो स्केबीज है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा, टॉपिकल परमेथ्रिन और ओरल आइवरमेक्टिन होती है। लास्ट रिजॉर्ट इन केस ऑफ एक्ने वल्गैरिस, तो एक्ने वल्गैरिस में ओरल आइसोट्रेटिनोइन देते होते हैं। एलएफटी और टैग को मॉनिटर करते हैं, और 2 प्रेगनेंसी टेस्ट कराते होते हैं। ड्रग यूज फॉर टीनिया कैपिटस, तो ओरल ग्रिसोफ्लुविन रेटरोबिनफिन देनी होती है। इसके अलावा रट्टा मार लेना, बाकी सारे टीनिया के इन्फेक्शन में आप क्या करते हैं, आप टॉपिकल ड्रग यूज करते हैं, लेकिन टीनिया कैपिटस में और नाइकोमाइकोसिस में आप सिस्टेमिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं। ओरल ग्रिसोफ्लुविन और ओरल टर्बिनाफिन है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ एराइसेपिलास और सेलुलाइटिस दोनों स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन की वजह से होते हैं, जबकि फोलिकुलाइटिस फ्रंकल कार्बंकल एम्पैटिकोस ये में स्टेफोरियस की वजह से होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ न्यूट्रिशन के एमसीक्यू वगैरह देख लेते हैं। लास्ट चैप्टर है, टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज प्रोवाइडेड टू द डायबिटिक पेशेंट है, तो कहते हैं 50% आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, इसमें 30% लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, 50% आनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा लेस देन 35% फैट से आनी चाहिए, और इसके अलावा 15% तक प्रोटीन से आनी चाहिए। इसके बाद अमाउंट ऑफ ग्लूकोज गिवन टू द सब्जेक्ट वाइल कैरिंग ओजीटीटी, तो 75 ग्राम होता है, 2 घंटे के बाद चेक करते हो। फैक्टर डिक्रीजिंग आयरन एब्जॉर्प्शन आर ऑल एक्सेप्ट। ओके, वैसे इसमें आने कितने एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू आने हैं। तो कौन सा फैक्टर है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करता है, कौन सा नहीं करता, तो विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद है कि वो कौन सी विटामिन है जो कि आप नोजिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं इन प्रेगनेंसी और एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, तो विटामिन B6 होता है, न्यूरोपैथिक पेन के लिए देते होते हैं। इसके बाद है कि वर्टिकल फिशरिंग है एट द एंगल ऑफ माउथ, इसको चिलोसिस बोलते हैं। स्वेलिंग और रेडिनेस ऑफ लोअर लिप्स है, तो राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, 100 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट कैलोरीज, तो 100 ग्राम जैक फ्रूट में ज़्यादा होती है, कभी मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया। फैक्टर इंक्रीजिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, सॉरी डिक्रीजिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, तो विटामिन सी आ जाएगा। ओके, आउट ऑफ द लिक्विड ड्रिंक किसमें हाईएस्ट कैलोरीज होती है, अब ये कोई जिम वाला बता सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है होल मिल्क, एक गिलास में 240 किलो कैलोरीज होती है। वाओ। रिच इन पोटेशियम, बनाना में पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, सही है। ओके, आइसन याजाइट लेने की वजह से B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर किसी का BMI 35 टू 39 है, तो ओबेसिटी क्लास 2 है। नॉर्मली रट्टा मारना है कि BMI नॉर्मल 18.5 से लेकर 24.99 तक होता है। अगर 25 से लेकर 30 है तो ओवरवेट है, 30 से लेकर 35 है तो क्लास 1 है, और 35 से लेकर 40 तक होता है तो वो क्लास 2 है, और इससे बढ़ गया तो मॉर्बिड ओबेसिटी है। TPN होता है, TPN में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे कार्ब्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लॉन्ग डे फास्टिंग है, तो कीटोन बॉडी से आती होती है। अल्कोहलिक्स में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, अल्कोहलिक और ब्लीडिंग कम से है तो विटामिन सी है। BMI ग्रेटर देन 30 है तो ओबेसिटी ग्रेड 1 आ जाएगा। ब्लीडिंग कम विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। BMI 28 है तो ओवरवेट है। ठीक है, न्यूट्रिशनल थेरेपी इन केस ऑफ टोटल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, पैरालिटिक आइलियस है, टोटल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, शॉक में गया हुआ तो TPN इस्तेमाल करना होता है। BMI 30 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी ग्रेड 1 आ जाएगा। गम्स की स्वेलिंग और ब्लीडिंग है विटामिन सी की वजह से होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, आइसोनियाजाइड की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होती है। ओके, ब्लीडिंग गम्स विटामिन सी की वजह से होती है, और ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर BMI 32 है तो ये ग्रेड 1 है। ठीक है, वही बता रहा था कि अगर कहने का मतलब है 25 से लेकर 30 है तो वो ओवरवेट है, 30 से लेकर 35 है तो ग्रेड 1 है, 35 टू 39.9 ग्रेड 2 है, और 40 से ऊपर है तो वो ग्रेड 3 है, जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते होते हैं। सही है, तो ये तो हो गया ऑलमोस्ट। बाकी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के एमसीक्यूज पॉइंट थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो शायद रह गए थे मेरे। सही है, एमसीक्यूज विदाउट ऑप्शन इनको डिस्कस कर लेते हैं, आई थिंक इससे फिनिश हो जाएगा सारी M2 का। ओके, सही है, जल्दी जल्दी चल जाते हैं। मैसिव सप्लीनोमेगाली 3M की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, वो 3M कौन से होते हैं, आपको
CML होता है, मलेरिया होता है और इसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एंटेरिक फीवर, तो टीबी टाइफाइड में आप क्या कराते हो, बासु कराते हैं, ब्लड कल्चर कराते होते हैं सबसे पहले, फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग है जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं, फिर स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर कराते हैं। एक पेशेंट है जिसकी चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज्ड है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिल रही है, ब्रोंकियल ब्रीदिंग 3C में होती है, कंसोलिडेशन, कैविटेशन और कोलैप्स में देखने को मिलती है, और प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया ऑन द लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड पे ट्रैकिया सेम साइड पे हो गया, मतलब कोलैप्स ने अपनी तरफ खींच लिया, कोलैप्स और फाइब्रोसिस अपनी साइड पे खींच लेते हैं। ठीक हो गया, क्लियर? तो इस आ जाएगा हमारा। इसके बाद है कॉज ऑफ ब्रोंकियल ब्रीदिंग इन कोलैप्स। ओके, ब्रोंकियल ब्रीदिंग आ रही है कोलैप्स में, इसका मतलब है वो कोलैप्स विद पेटेंट मेन ब्रोंकस है। अगर वो मेन ब्रोंकस भी कोलैप्स हो जाता तो कहने का मतलब है कोलैप्स विद ऑब्स्ट्रक्टेड मेन ब्रोंकस, तो उसमें आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग नहीं देखने को मिलती, ब्रोंकियल ब्रीदिंग आती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ पेशेंट अगर मेनिंजाइटिस है तो आपने पहले सीटी स्कैन कराना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को आपने रूल आउट करना होता है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन को रूल आउट किया, फिर आपने लंबर पंक्चर कराना होता है। डेंगू को कैसे करोगे, अवॉइड करोगे, प्रिवेंशन करोगे, आप लंबी लंबी आस्तीनों वाली शर्ट पहनोगे और रात के वक्त खासतौर पर जब सूरज ढल रहा होगा तो आपने पार्क में नहीं जाना होता। कॉज ऑफ डायरिया आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक फॉर डायबिटिक फुट, एंटीबायोटिक लेने के बाद जो डायरिया होता है वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, कोलोस्ट्रिडियम डाइफिसिल की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस ड्यू टू ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई या तो नेजेरिया मेनिंजाइटिस होता है। वेसिकल्स इन वायरल इन्फेक्शन, herpes सिम्प्लेक्स में आपको वेसिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, वैसे वेसिकल्स तो उसमें भी देखने को मिलते हैं, जोस्टन में भी। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डेंगू सिम्पटम इन 3 to 4 डेज, तो NS1 एंटीजन कराते होते हैं। वैसे कंफर्मेटरी टेस्ट बुक में IgM और IgG लिखा हुआ है, शायद वो पहले हफ्ते की बात कराते होंगे। काज ऑफ निमोनिया इन एड्स, तो निमोसिस्टर जीरोवकाई या निमोसिस्टर कैरिनी की वजह से होता है। ओके, लैक्टेट का लेवल आपको सेप्सिस में देखने को मिलता है, और सेप्सिस के जो मार्कर होता है, ठीक है, यानी लैक्टेट का लेवल अगर 22 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा सीवियरिटी है सेप्सिस की, और अगर मोर्टेलिटी कब शो होती है, जब 75 से ज़्यादा हो। ठीक है, ओके, यानी सीवियर सेप्सिस है 22 से ज़्यादा और मोर्टेलिटी 75 का शो करती है। ठीक है, वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया वायरस एडिस एजिप्टाई होता है, सेम डेंगू वायरस वाला। इन्वेस्टिगेशन फॉर स्केबीज है तो आपने KOH माइक्रोस्कोपी के अंदर विजुअलाइजेशन करनी होती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी सिफिलिस, इसमें पेनलेस चैनकर पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। मार्कर ऑफ इम्यूनिटी इन हेपेटाइटिस बी, तो सरफेस एंटीबॉडी होती है। एक पेशेंट है जिसको इंटरमिटेंट फीवर है और स्पिन काफ़ी बढ़ गई है, तो इंटरमिटेंट फीवर डेट मींस मलेरिया में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंट माइबी कैप्सिस है, तो अगर मेट्रोनिडाजोल से रेजिस्टेंस है तो टीनाडाजोल इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, नॉन ब्लडी डायरिया है, ट्रैवल की हिस्ट्री है तो वो जियार्डियासिस होता है। ब्रूसिलोसिस जूनोटिक डिजीज है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ओके, डेंगू शॉक सिंड्रोम में आपके ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, लंग की कॉम्प्लिकेशन है तो HIV आपको देखने को मिलती होती है, HIV में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है। पेन है, फीवर है, टेंडर राइट अपर क्वाड्रेंट है, डेट मींस, और पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, डायफ्राम लिफ्ट होगा उस साइड का, तो पैथोजेनिक लीवर एब्सेस होगा। कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू रीहीटेड राइस, रीहीटेड राइस की वजह से अगर आपको पॉइजनिंग मिलती है तो बैसिलस सीरियस की वजह से होता है। अगर CD4 काउंट 100 से कम हो जाते हैं तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस आपको देखने को मिलता है। अगर 200 से कम हो जाते हैं तो रट्टा मार लेना, तो वो कौन सा होता है, निमोसिस्टर जीरोवकाई होता है। और अगर 100 से कम हो जाते हैं सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। और अगर 50 से कम हो जाते हैं, तो 50 से कम हो जाते हैं तो उसका निमोनिक मैंने बताया था, ऐसे निमोनिक है PIMC। ठीक है, पी से क्या, निमोसिस्टिस जीरोवकाई है। ठीक है, ओके, फिर 100 के लिए मैंने बताया था, 100 के लिए था, बल्कि इसको छोड़ दो, PIMC तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। इन शॉर्ट अगर 200 से कम हो तो निमोसिस्टिस जीरोवकाई है और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। अगर 100 से कम है तो सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। अगर 50 से कम है तो या तो क्या हो सकता है, डिससेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेल्युलर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या प्राइमरी CNS लिम्फोमा, या मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी हो सकता है, या साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस हो सकता है। ये सारे बता दिए MCQs पॉइंट। आगे चलते होते हैं, नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर मलेरिया, जिसमें आप जेमसन स्टेनिंग करते हैं थिक और थिन वाली स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेजेस को देखने के लिए। इसके अलावा कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्स टू द थेरेपी को देखने के लिए भी करते होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए और ई फीकल ओरल रूट से फैलते होते हैं। इन्फेक्शन इन सैवरेज वर्कर या वेटरनरी डॉक्टर में या रैट यूरिन से तो लेप्टोस्पायरोसिस होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है और हाइपरटेंशन है, तो ये लिवर सिस्ट से एसोसिएटेड होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजोइड, आइसोनियाजोइड की वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ पेनलेस अल्सर है विद रैश है, पेनलेस अल्सर और रैश है, डेट मींस सिफिलिस है, तो उसमें आप पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस तो पेनिसिलिन आ जाती है। मोस्ट कॉमन ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस, तो वो सब कंजक्टिवल हेमरेज आपको देखने को मिलता होता है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन विद मायल्जिया, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन विद मायल्जिया तो ये डेंगू में देखने को मिलता है। एक्यूट रोमैटिक फीवर में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है, फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक होता है, जोन्स क्राइटेरिया रट्टा मार लेना। मर्सा के केस में वैनकोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। HIV में जो स्क्रीनिंग है एनालाइजर से करोगे, कंफर्मेशन आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग से करते हो। माइल्ड सप्लीनोमेगाली टाइफाइड में देखने को मिलती है। मैसिव आपको मलेरिया, माइलोफाइब्रोसिस और CML में देखने को मिलती है। ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक ब्लड यूरिन मलेरिया में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन UTI पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ई कोलाई होता है। कॉज ऑफ ड्राई कफ इन एड्स, H इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। CD4 काउंट कम हो गया, जो बंदा इंग्लैंड से आया, HIV हो गया, इंग्लैंड को हम बदनाम कर रहे हैं,
रोज स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन टाइफाइड की फीवर में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वुल्वा वेसिकल्स हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की वजह से होती है। आपने ओरल एसाइक्लोविर देनी है। ट्रीटमेंट ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इसमें आपने आईवी मेट्रोनिडाजोल या ओरल वेनकोमाइसिन देते हैं। हाइपोटेंशन विद शॉक सिंड्रोम है तो ये डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम में देखने को मिल सकती है। रग्बी प्लेयर है और उसको रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन है, रिंग लाइक क्यूटेनियस है, ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शन होता है, सही है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस आपको देखने को मिलता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वैसे आप आपको उसमें कहने का मतलब एसएलई की वजह से भी देखने को मिल सकता है। इसमें आपको लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है, यानी वायरस की वजह से भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स की वजह से ओरकाइटिस हो सकता है, ओफोराइटिस हो सकता है, पेनक्लेटाइटिस देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है हाइपरटेंशन इन डेंगू पेशेंट में हाइपरटेंशन हो रहा है तो वह डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। हाइपोटेंशन हो रहा है, सॉरी। ट्रैवल की हिस्ट्री है, नॉन ब्लडी डायरिया तो जीआरडीएसिस है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस इन अमोबियासिस तो वह मेट्रोनिडाजोल होती है। ओके, फार्मर है उसको हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। सिरोलॉजी टीबी और ब्रुसिलोसिस की पॉजिटिव है, सॉरी। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है तो टीबी और ब्रुसिलोसिस की सीरोलॉजी कराओगे फार्मर में और हाइलर लिम्फ नोड की बायोप्सी करा लोगे। बूस्टर डोज ऑफ कोविड 6 मंथ्स के बाद लगती होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लूइड लीकेज इन डेंगू तो हेमाटोक्रेट को देखते होते हैं। करेंटीना टाइम पाकिस्तान में कितना होता है कोविड का? 14 डेज होता है। कोविड के बारे में क्या बात ठीक है? हेपरिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को कम कर देती है। ड्रग और चॉइस ऑफ टाइफाइड इन पाकिस्तान तो एजिथ्रोमाइसिन होती है। एरिथेमा मार्जिनेटम मेजर क्राइटेरिया रोमेटिक फीवर का। इसके बाद है कि फीवर है, सोर थ्रोट है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और सप्लीनोमेगाली है, ठीक है। तो ट्रायड है, फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होता है, किसिंग डिजीज है। बायलैटरल सबमैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग है तो ये मम्स होता है, इसमें आपने ये कोई एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी होती, सिर्फ वैक्सीनेशन देनी होती है। आर्थ्रैल्जिया, यूरिथ्राइटिस और रैश है, सही है। आर्थ्रैल्जिया है, यूरिथ्राइटिस है, यूवाइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है, कंजंक्टिवाइटिस भी होता है तो रिटर सिंड्रोम है। टाइफाइड टेस्ट इन फर्स्ट वीक ब्लड कल्चर करते हैं, सेकंड वीक में विडाल टेस्ट है, थर्ड वीक में आप स्टूल कल्चर और फोर्थ वीक में आप यूरिन कल्चर कराते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस और टेस्ट फॉर फीवर, ब्लू स्पॉट्स इन मैक्रोफेजेस एंड स्पॉट्स ऑन द ट्रंक है, ठीक है। मैक्रोफेजेस में भी ब्लू स्पॉट्स है और ट्रंक पे भी रॉ स्पॉट्स है तो ये टाइफाइड फीवर होता है, ब्लड कल्चर कराओगे। मैक्युलोपैपुलर हेमरेजिक रैश है, ईएलटी और एएसटी के अलावा ज्यादा है, डेंगू शॉक सिंड्रोम है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश है, फॉलोड बाय पैप्यूल वेसिकल पोस्ट्यूल है तो ये चिकन पॉक्स की होती है। ग्लोरिया को कंफर्मेशन करने के लिए ग्राम स्टेनिंग करते हैं एक्सुडेट की, क्लियर। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, पेनलेस चैनकर है, लिम्फेडिनोपैथी है, अल्सर है तो ये प्राइमरी सिफिलिस होता है। अगर जनरलाइज पेनफुल रैश मिले विद लिम्फेडिनोपैथी है, पेनलेस रैश मिले तो सेकेंडरी में देखने को मिलता है, जबकि गुम्मास, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट और सीवीएस इन्वॉल्वमेंट, सीएनएस में टेबिस डोर्सालिस और न्यूरोसिफिलिस करवा देता है तो टर्शियरी में देखने को मिलती है। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करा लोगे, इसके अलावा वीडीआरएल आरपीआर टेस्ट करा लोगे, एफटीए एबीएस है, इंसान इम्यूनो करा लोगे। ड्रग और चॉइस इन प्राइमरी एंड द प्रेगनेंसी तो बेंजोथाइन पेनिसिलिन होती है, जबकि न्यूरोसिफिलिस में प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं, दोनों का डिफरेंस आपने याद कर लेना है। स्टेप लैडर फीवर का पैटर्न है, कंटिन्यूस फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, एब्डोमन के ऊपर रोज स्पॉट्स है, सप्लीनोमेगाली है, एंटेरिक फीवर में होती है। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर कराते हैं, कैरियर्स मोस्टली फीमेल होती है, मेल्स वाइल मेल्स आर मोस्टली अफेक्टेड है। ड्रग और चॉइस इन पाकिस्तान एजिथ्रोमाइसिन होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं होती, प्रेगनेंसी में आपने एमॉक्सिलिन देनी होती है। हाई ग्रेड इरेगुलरली स्पाइकिंग फीवर, हाई ग्रेड इरेगुलरली स्पाइकिंग फीवर है, ठीक है। राइगर्स एंड चिल्स आपको देखने को मिल रही है, एनीमिया है, अच्छा इरेगुलर फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर है, राइगर्स एंड चिल्स है, एनीमिया डेट मींस आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जॉन्डिस है, टेंडर हिपैटोसप्लीनोमेगाली है, सीएनएस मैनिफेस्टेशन है, मलेरिया में देखने को मिलती है। मलेरिया में आप जिम से स्टेनिंग करते हैं, थिक और थिन से करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर या ब्लैक यूरिन आपको देखने को मिल सकता है। सेरिबेलम मलेरिया में आपको देखने को मिलता है, वैसे ये कह रहे हैं, और मैसिव सप्लीन क्रॉनिक मलेरिया में देखने को मिलती है। सेवरेज वर्कर है, डंगर डॉक्टर है, हाई ग्रेड फीवर है, जॉन्डिस है और ओलिगोजूरिया है तो ये लेप्टोस्पायरोसिस होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट 7th डे पे करते हैं। एंड मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन है सब कंजक्टिवल हेमरेज। और ड्रग कौन से इस्तेमाल करोगे? डॉक्सीसाइक्लिन या पेनिसिलिन है। ड्रग और चॉइस इन आईवी ड्रग यूजर है जिसको एंडोकार्डाइटिस हो गया तो आपने वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करनी होती है क्योंकि स्टाफ ओरियस की वजह से होता है। हाई ग्रेड फीवर है, रेट्रो और वाइटल पेन है, लो प्लेटलेट है और हेमाटोक्रिट बढ़ गया है, जनरलाइज मलेस और माइल्जी है तो ये डेंगू फीवर होता है। अगर आपको हाइपोटेंशन मिले, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपने डेंगू शॉक सिंड्रोम लिख देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप? ट्रीटमेंट करोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और प्रिवेंशन क्या होगी? आपने पार्क्स में नहीं जाना एट सनसेट। फीवर विद ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है, ठीक है। ड्राई कफ और सोर थ्रोट दैट मींस अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है लेकिन सैचुरेशन कम हो गई है, लिम्फोपीनिया है और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशो क्या हो गई है? बढ़ गई है तो ये कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है। पाकिस्तान में 14 डेज का क्वारंटीना होता है। बूस्टर डोज आपकी 6 महीनों के बाद लगती होती है। हेपरिन देते हैं ताकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कम हो जाए। अब्रॉड हिस्ट्री है, ट्रैवलर हिस्ट्री है, रिस्पिरेटरी इश्यू है, लिम्फेडिनोपैथी है,
और CD4 काउंट कम हो गया तो एड्स होता है। स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। टोक्सोप्लाज्मोसिस जब होगा तब 100 से कम हो जाएगा, जब 200 से कम होगा तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और इसके अलावा निमोसिस्टस ज्यूरोबकाई हो सकता है। ठीक हो गया, ओके। और आपने निमोसिस्टस ज्यूरोबकाई की प्रोफाइलिसिस रोक देनी है अगर 200 से ज़्यादा हो जाए CD4। इसके बाद फार्मर है, स्विंगिंग टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और राइगर्स फीवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। हेडेक है, बैक एक है, हिपैटोसप्लीनोमेगाली है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल रही है और प्लेटलेट्स कम हो गया है, तो ये ब्रुसिलोसिस होता है, ज़ूनोटिक डिजीज आपको देखने को मिलता है। क्लियर? और ट्रीटमेंट ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस तो वो मेट्रोनिडाज़ोल होती है या वैनकोमाइसिन होती है।